2024, 8/4, variant 1. State Newton's law of gravitation. और टू करा दो, मैंने मना किया था। State Newton's law of gravitation. Any 2 point masses will attract each other with a force that is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the separation between them. Satellites, rocket engines. Figure 1.1 shows the variation with h of t to the power 2/3. By reference to forces, explain why the orbit of the satellite is circular. क्यों होता है circular orbit? और फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी के साथ कैसे होती है? परपेंडिकुलर होती है. Gravitational force between satellite and Earth is acting as a centripetal force, और इस फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर, तो हम कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन होगा. Done. Use Newton's law of gravitation to show that h and t are related by this equation, where g is the gravitational constant and a and b are constants that depend on the properties of the planet. So Newton's law of gravitation में Fg equals to Fc, मतलब gravitational force provides the centripetal force. gmm upon x square is equal to mx omega square. अब यहाँ पर जो x है वो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट. ठीक है, या सेपरेशन बिटवीन मासेस भी हो सकता है. m और m कैंसिल हो गए, gm को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हो जाएगा x क्यूब ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, x क्या है? सेपरेशन है, और हाइट है h. तो b किसे कह रहे हैं? वो h प्लस b इज इक्वल टू जी ए अपॉन 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर. तो ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी. हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. x का मतलब है b प्लस एच का क्यूब इंटू 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर. अब यहाँ पर b क्या है? b रेडियस है किसका? प्लैनेट का. और a अगर आप कंपेयर करें g के साथ, a जो है ये मास है. सब्जेक्ट बनाए अगर तो हम लिख सकते हैं h प्लस बी क्यूब. b प्लस एच हो या h प्लस बी हो, एक ही बात है. h प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू जी ए टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, जो इक्वल. ठीक है. नेक्स्ट,
Use the gradient and intercept of the line in figure 1.1 to determine the values for A and B. Give units with your answer. So ये आपके पास इंटरसेप्ट हो गया और इसका हम निकाल सकते हैं ग्रेडियंट h प्लस बी का क्यूब जी ए अपॉन 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर के बराबर है. अगर हम h प्लस बी को सब्जेक्ट बनाते हैं तो दूसरी साइड पर क्यूब रूट लग जाएगा क्यूब हटाने के लिए और ये हो जाएगा t टू द पावर 2/3. सही है. ये इक्वेशन अरेंज हो गई किस फॉर्म में y इक्वल्स टू mx प्लस c. ठीक है. इस ग्राफ में y एक्सिस पे कौन है t की पावर 2/3 और x एक्सिस पे कौन है h. तो अगर मैं y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में इक्वेशन को लिखूं सही है तो ये सेम इक्वेशन क्या ये बनेगी या नहीं. y इक्वल्स टू m कौन है यहाँ पर 1/क्यूब रूट ऑफ जी ए अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू x इज h प्लस c. सही है. अब मुझे बताएं कि ग्रेडियंट निकाल सकते हैं आप लोग ग्राफ में से कोई भी दो पॉइंट ले लें और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये ग्रेडियंट है. अगर मुझे यहाँ से 3 हटाना है क्यूब हटाना है तो इसका क्यूब करना पड़ेगा तो मैंने इसका क्यूब कर दिया उधर से क्यूब रूट हटा दिया. ये ग्रेडियंट था. उल्टा कर दिया ना इसको. सही है. 1 का रूट तो 1 ही रहता है. 1/था ना इसको उल्टा कर दो. ग्रेविटेशन. Kepler's law. Kepler's law.
वही है कि एक चीज मुश्किल दी है तो आगे ए कितना है? ए की वैल्यू आ गई 1.3 एक्सपोनेंट 24। बेटा ए मास है किसका? प्लैनेट का। हाँ मुझे पता है 18 डाल सही बेटा ये पूरी चीज क्या है? ये वाई इंटरसेप्ट है। तो हम क्या करेंगे? तो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू पता है हमको या नहीं? ग्राफ दिया हुआ बेटा। कितना है वाई इंटरसेप्ट? 360 डिवाइडेड बाय ग्रेडियंट कितना आया था? ये ग्रेडियंट वापस यहां से निकाल सकते हैं आप। तो बी की वैल्यू आ रही है 4.7 एक्सपोनेंट 6। डन। क्वेश्चन नंबर 2। ए की वैल्यू आ रही है 1.3 एक्सपोनेंट 24। बी की वैल्यू 4.7 एक्सपोनेंट 6। हमारा ग्रेडियंट क्या है? ये ए उधर चला जाएगा, ग्रेडियंट इधर आ जाएगा। 4.6 लगेगा। ओके। अच्छा जी, क्वेश्चन 2, डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हो गया? State three conclusions that may be drawn from figure 2.1. The conclusions may be qualitative or quantitative. इनिशियल टेम्परेचर दोनों का अलग अलग है लेकिन फाइनल सेम है। टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा किसका है और कम किसका है? सेम टाइम में अगर टेम्परेचर डिफरेंस x ने ज्यादा शो किया है तो x की हीट कैपेसिटी कम होगी। कम हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर शो हो सकता है। जैसे मेटल और इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर में हीट कैपेसिटी ज्यादा किसकी होती है? इंसुलेटर की। ज्यादा टाइम तक हीट करते रहोगे तो कम चेंज इन टेम्परेचर शो करता है इंसुलेटर। सही है। तो हीट कैपेसिटी का पता चल रहा है इससे, और क्या पता चल? टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है इसलिए हीट कैपेसिटी कम है। सी होता है क्यू अपॉन एम डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा का सी के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स है। चेंज इन टेम्परेचर दोनों का सेम है या अलग है? अलग है। इसका टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, उसकी हीट कैपेसिटी कम होगी। इनवर्स रिलेशन। इनिशियल टेम्परेचर एक्स का कितना है? तो वाई का
फाइनल टेम्परेचर दोनों का सेम है और x जल्दी कूल डाउन हो रहा है। क्या पता चल रहा है हमको ग्राफ्स और भी पता चल रहा है तो वो भी लिखते हैं, बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। जैसे मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करी, आप वो भी लिख सकते हैं। ये सब है, इसके अलावा मैंने बताया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी है। तुमने अगर ये भी लिखते हैं कि दोनों का इनिशियल टेम्परेचर अलग अलग है तो भी सही। इन दोनों में से एक ब्लॉक हीट गेन कर रहा है, दूसरा हीट लूज कर रहा है। कौन हीट गेन कर रहा होगा, कौन लूज कर रहा होगा? हीट लॉस बाय x इक्वल्स टू हीट गेन बाय y। हमेशा हीट फ्लो करती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था? लेफ्ट साइड x के लिए है, राइट साइड y के लिए। cx निकालना है, सब्जेक्ट बना लेंगे। my अपॉन mx की वैल्यू क्या दी हुई है, तो वो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। cy 901। y का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? तो उसका सी का भी है, ठीक है, चलेगा 40 से 1 ठीक है, करेंगे 40 चलिए 40 से ऊपर सही से ऊपर और सी हां अच्छा ठीक है 42 बार 42 बेटा ये 0 से लेकर 25 तक 10 बॉक्स है, एक बॉक्स कितने का है? 2.5 काउंट कर। और सही है सर, संगम गलत नहीं होते फिर मैं तो इसका तो एमएम ओवर डी हो गया, इन दोनों का मैं क्या लिखूं, मुझे एक्चुअली डेफिनेशन समझ ही नहीं आ रही। 1/3 कहाँ से आया था? वो सी स्क्वायर वाली कहानी बताऊँ। वो तो बी स्क्वायर की वजह है ना, बी स्क्वायर 1/3 सी स्क्वायर क्यों हुआ? जी स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर सी एक्स प्लस सी जेड सही थे, पूरा बताओ। वो इसमें नहीं बताऊंगा, उसमें सिर्फ बताऊंगा कि सी स्क्वायर क्या बता, मीन स्क्वायर स्पीड के बारे में। तो ये सिर्फ बता रहा है 1/3। अच्छा इसके बाद वो तीनों ऐड हुए तो तीनों सेम थे। Take what is meant by Avogadro's constant number of Avogadro's constant, मोलर कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की कोई रिलेशनशिप पता है क्या थी? हाँ एक था k इक्वल टू r ओवर n
K is equal to R upon Na. Boltzmann constant होता है general gas constant divided by Avogadro's number. Ideal gas. Next, two samples X and Y of ideal gases are both at thermodynamic temperature. Sample X has volume V and contains n molecules each of mass m. Sample Y has volume 2V and consists of 2n molecules each of mass 2m. Pressure बताना है sample X का. प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? दोनों का टेम्परेचर कितना है? हमने इन टर्म्स ऑफ एन एम टी और वी बताना है. सही. एन के टी अपॉन वी हो जाएगा. वो कह रहे हैं कि वो जो कांस्टेंट हमने ए पार्ट 2 में यूज किया था वो भी यूज हो सकता है. ए पार्ट 2 में क्या यूज किया था? के यूज किया था. तो के भी यूज हो सकता है, एन भी यूज हो सकता है, टी भी यूज हो सकता है, वी भी यूज हो सकता है, एन भी यूज हो सकता है. सैंपल वाई के लिए क्या लिखेंगे? सैंपल का मास पार्टिकल्स 2n हो जाएगा 2n के टी अपॉन 2v. तो वो कैंसिल हो जाएंगे 2 और 2, इसलिए एन के टी अपॉन वी ही बचेगा. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एन अपॉन एन ए और दूसरे का 2n अपॉन एन ए. मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स याद आ रहा है फॉर्मूला? टी स्क्वायर होता है 3 के टी अपॉन एम. सी स्क्वायर 3 के टी अपॉन एम होता है. सही है. लेकिन उसका मास कितना है? इसलिए यहाँ पे 2m लिखा है. बाकी फॉर्मूला में ही 3 के टी अपॉन मास था, तो 3 के टी अपॉन 2m मास. इंटरनल एनर्जी, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 3/2 kT. तो टोटल इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए मीन काइनेटिक एनर्जी को हम किससे मल्टीप्लाई करते थे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है. तो इंटरनल एनर्जी हो गया n इंटू ई के की जगह आ गया 3/2 kT. और दूसरे वाले का क्या होगा? सैंपल वाई का 2n इंटू 3/2 kT. तो क्या बचा? 2 और 2 कैंसिल, 3n kT बचेगा. स्पीड पर थोड़ा बताया नहीं, इसमें नहीं, इसमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड का थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है? सी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है टी के. अगर ये सी स्क्वायर के साथ होता तो स्ट्रेट लाइन बन जाती, लेकिन वो बना रहे हैं किसके साथ? दोनों तरफ रूट लगेगा. तो ये तो हो गया, इसको आप CRMS पढ़ लो. दूसरी तरफ क्या है? टी की पावर हाफ है. बड़ी पावर का है
CRMS में जहां पर बड़ी पावर होती है वो कम बढ़ता है। ये मैंने आपको AS में ग्राफ सिखाई थी। सही है, छोटी पावर किस पे, टेम्परेचर पे, तो उस तरफ ग्रेडियंट तेज बढ़ रहा हो। अगर ये CRMS पे पावर हाफ होती और उस तरफ T होता तो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट ग्राफ बन जाता। सही है, जहां पर बड़ी पावर होगी वो कम बढ़ रहा होगा, और जिस पे पावर कम है, T पे पावर कम है, इसलिए वो तेज बढ़ रहा है। आपको नजर आ रहा है कि एक लाइन टेम्परेचर की तरफ इंक्रीज होगी। नीचे वाले का क्वेश्चन तो हम गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड निकाली फिर मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। State what is meant by simple harmonic motion. Motion of a particle about a fixed position such that its acceleration is proportional to displacement and directed towards the fixed position. या आप कह सकते हैं कि acceleration and displacement are in opposite directions. बेटा मास इज पुल्ड डाउन तो H क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो इंक्रीज हो जाएगा। तो H की दो वैल्यूज होंगी, एक मिनिमम और एक, कितनी है मिनिमम वैल्यू, क्या है नजर आ रही है आपको यहाँ पर, कितनी है, 3.5 है, और ये 9.5 है। सही है, एम्पलीट्यूड पीक टू पीक का आधा होता है। एक वैल्यू मिल रही है कितनी, 3.5 और एक 9.5, ये एक्सट्रीम वैल्यूज पता चल गई। अब आप एम्पलीट्यूड बताएं। तो पीक टू पीक का हाफ करना है हमने, 9.5 माइनस 3.5 डिवाइड बाई 2, 3.0 एम्पलीट्यूड आ रहा है। ग्राफ में हमें मैक्सिमम स्पीड पता चल रही है, कितनी है बेटा, फॉर्मूला याद है, V नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। एक्स नॉट एम्पलीट्यूड को कहते हैं, V नॉट भी पता है, एक्स नॉट भी पता है, तो क्या आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। 9.5 मैक्सिमम स्पीड है, डिवाइडेड बाय 3 एक्सपोनेंट -2। देखिए V नॉट की यूनिट क्या था, V नॉट का, तो फिर इसलिए एक्सपोनेंट -2 दोनों का कैंसिल हो जाता है, हम नहीं लिख रहे। क्या है आंसर, 3.2 रेडियंस पर सेकंड आ गया। टाइम पीरियड ओमेगा से कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2.0 सेकंड्स आंसर आ रहा है।
डन तो बैच बुक का है ईयरली बोला था क्लास में बेटा एच की मिनिमम वैल्यू कितनी थी और मैक्सिमम कितनी है और वो बढ़ती भी जा रही है और तो ग्राफ बन जाएगा उसका और टाइम पीरियड कितना है ये तमाम चीजें अब इसमें होनी है मिनिमम वैल्यू क्या थी एच की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम और टाइम पीरियड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एसएचएम का कैसा बनता है साइनोसॉइडल वेव बनती है तब इक्वेशन याद है उसकी x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी ये ग्राफ जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा मतलब जीरो डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम से शुरू हो रहा है क्योंकि वहां पर जो वैल्यू उन्होंने बताई हुई है टाइम जीरो पर उसको पुल किया हुआ था कहां पर पुल किया हुआ था नीचे की तरफ था ना तो इसलिए 3.5 से ग्राफ शुरू हुआ है ग्राफ बनाने से पहले आप लोग हमेशा डॉट्स बनाया करें और ग्राफ पेंसिल से बनाएं ये पेन से बनाएंगे तो गलत बनेगा और मिटेगा नहीं कर डन स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर वी एक्स ग्राफ बना हुआ हो तो इस ग्राफ से जब आप ग्रेडियंट निकालते हैं तो मिलता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स विद अ नेगेटिव साइन और नोट्स में हमने ये लिखा भी है ये लाइन भी लिखी हुई है ये लाइन याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन Two charged isolated insulating spheres X and Y are near to each other, as shown in figure 5.1. P is a point on the line joining the centers of the sphere. Explain why it is not possible for the total electric potential near the resultant electric field to simultaneously be zero at point P. या तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों चार्जेस नेगेटिव हो सकते हैं सही लेट से दोनों चार्जेस नहीं सॉरी चार्ज पॉजिटिव हो सकता है चार्ज नेगेटिव हो सकता है पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि लेट से एक्स और वाई दोनों लाइक चार्जेस है अब वो चाहे दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है
अनलाइक है। कितनी पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है? दो। लाइक और अनलाइक। एक्स और वाई दोनों लाइक है, लाइक का मतलब दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। दिस इज पॉसिबिलिटी 1। पॉसिबिलिटी 2 क्या है? एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव, अनलाइक हो। अब अगर ये अनलाइक है, मैं पॉसिबिलिटी 1 की बात करूंगी, एक एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अच्छा, फील्ड लाइंस की बात करें तो एक्स की फील्ड लाइंस पी की तरफ होंगी, राइट पे होंगी, और वाई की भी उधर ही होंगी, तो ऐड हो जाएंगे ना ये। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? 2E हो जाएगी। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा? कैंसिल हो सकता है फिर ये। वो कैन एक्सप्लेन व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी साइमल्टेनियसली जीरो। दो में से कोई एक चीज जीरो हो सकती है। और अपने आप लोगों को याद होगा नोट्स में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ अगर जीरो से पास कर रहा हो तो वो लाइक चार्जेस का ग्राफ होता है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लाइक चार्जेस का ग्राफ जीरो से पास नहीं करता, है ना। और उल्टा बताया था मैंने आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ अनलाइक चार्जेस का जीरो से पास नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जीरो से पास करेगा। तो क्या ऐसा हो सकता है साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों जीरो? नहीं हो सकता। या तो दोनों लाइक होंगे, अगर लाइक होंगे तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक पॉइंट पर जीरो होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐड होके आ रहा हो, नॉन जीरो वैल्यू। और अगर दोनों अनलाइक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो नहीं हो रही होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो रहा हो। तो पॉसिबिलिटी कोई एक ही हो सकती है, और अगर एक पॉसिबिलिटी हो तो फिर एक ही कोई चीज जीरो हो सकती है, दोनों चीजें एक साथ जीरो नहीं हो सकती। याद आ रहा है? नोट्स के साथ रखकर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ अगर जीरो से पास कर रहा हो तो लाइक का होता है, लेकिन लाइक का ही पोटेंशियल का ग्राफ फिर जीरो से पास नहीं करता, है ना। तो एट द सेम टाइम दोनों जीरो नहीं हो सकते। तो या तो दोनों क्या होंगे? लाइक होंगे, या दोनों अनलाइक होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक वक्त में लाइक हो थोड़ी देर के बाद यही अनलाइक भी हो जाए तो जीरो हो जाए। तो दो में से कोई एक चीज जीरो हो सकती है एट अ टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर जीरो होगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो नहीं होगी, क्योंकि चार्जेस या तो दोनों लाइक हो सकते हैं या दोनों अनलाइक हो सकते हैं। एट द सेम टाइम दोनों पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती। ये हो गया। डन। एक मिनट सर, बातें तो ऐसे कर रहे हो तो हो गया। अभी नोट की बातें करें। वो नहीं करो, बड़ा खतरनाक मार्क्स आएंगे। रिजल्ट अवतार से पहले भेजूं बाद में? हाँ नहीं भाई, अभी स्टार्ट क्या, अभी तेरे में रिजल्ट अपने पास है। पर अभी नहीं
अभी देखो सर ग्रुप में आ जाए थोड़ी देर में, ग्रुप में मार्क्स भेज रहा हूँ थोड़ी देर। अभी देखो क्या बोले कुछ लोगों की क्या रिजल्ट है The magnitudes of the charges on sphere X and Y in figure 5.1 are Q and Q2Q respectively. The spheres may be considered as point charges at their centers. Point P is a distance x from the center of sphere X. Electric potential at point P is 0. बेटा point P पे electric potential किसकी वजह से 0 है? Point P कहाँ है? बीच में है। तो दोनों की वजह से 0 हुआ। तो जो कह रहे हैं ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P is 0, तो मैं इसको लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 कब हो सकता है, पहले तो ये बता दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 कब होता है, जब वो चार्जेस लाइक हो अनलाइक हो, अनलाइक हो। ये बात आपको बता दी है इनडायरेक्टली, सही। और वो कह रहे हैं कि इन दोनों का सम कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P is 0। इसका मतलब है कि x की वजह से पोटेंशियल और y की वजह से पोटेंशियल को जब मैं ऐड करूंगा ना, तो पॉइंट P पर वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। V का फॉर्मूला क्या होता है, सुन लो, Q अपॉन 4 पाई नॉट x माइनस 2Q अपॉन 4 पाई नॉट y। देखो अनलाइक चार्जेस है, अगर एक का यहाँ पॉजिटिव लूंगा इक्वल्स टू 0। इसका चार्ज एक का उन्होंने बोला Q है, दूसरे का 2Q है। एक डिस्टेंस अगर x आएगा तो दूसरा डिस्टेंस y आएगा, सही है। ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, क्या कैंसिल होगा, 4 पाई E0 और 4 पाई E0 और Q कैंसिल होगा। हमने क्या प्रूफ करना है कि y इज इक्वल टू आ रहा है, y इज इक्वल टू x एरिया, करेक्ट। तो भी आता, अगर आप इसको माइनस करते हो उसको प्लस करते तो भी आएगा। आराम से करो। कल क्या हुआ, समझे बस करके बाहर गली के अंदर गया हूँ तो सही टाइम पे, इसका मतलब है देखो टाइम पास हो गया, तो 10 मिनट हो गई तो जल्दी पहुंच के क्या करो। दुआ कर लेते हैं बस थोड़ी बहुत आज दुआ की दुआ कर अपना काम के ध्यान तो घर के कितने पहुंच पहले बताओ, घर तक पहुंचते पहुंचते जमा कितना किया, कुछ भी नहीं है, रोड पे कुछ था ही नहीं। देखते देखते। State an expression in terms of Q, X and the permittivity of free space P for the electric field strength Ex at P due to sphere X। अब दोनों की फील्ड एक ही डायरेक्शन में या ऑपोजिट, एक ही डायरेक्शन। अनलाइक चार्जेस है ना, तो फील्ड एक ही डायरेक्शन में होती है। समझ आ रही है बात, ये नहीं आ रही, देखिए लेट से ये पॉजिटिव है और वो, तो इसकी फील्ड कहाँ होगी, राइट होगी, और इसकी कहाँ होगी, लेफ्ट होगी। तो वो एक ही डायरेक्शन होगी, मतलब अगर मैं P पे देखूं तो इसकी फील्ड आउटवर्ड्स है और इसकी फील्ड इनवर्ड्स है, तो एक ही डायरेक्शन में होगी तो ऐड हो जाएगी। तो Ex ई का वो बोल रहे पॉइंट P पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो हमने वो निकाली। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है Q अपॉन 4 पाई नॉट x स्क्वायर। अब हमने करना है डिटरमिन एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट के लिए मैंने आपको अभी क्या बताया, टोटल निकालने के लिए मैं दोनों को प्लस करूंगा, और वो प्लस ही रहेंगी, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ जो फील्ड है वो सेम ही है, इसलिए इन्होंने ऐड ही होना है। ऑपोजिट चार्जेस के लिए फील्ड सेम डायरेक्शन में होती है। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है 3Q अपॉन 8 पाई E0 x स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 6 ये है नवंबर 2024 पेपर 4 वेरिएंट 1। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय रेक्टिफिकेशन। जी को मैं बुलाया था, क्या बुलाया वो आगा नॉट Yes, what is meant by rectification? Conversion of AC to DC. It's called rectification. State the difference between half wave and full wave rectification. हाफ वेव में हमारे पास क्या होता है? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में एक साइकिल या एक पार्ट ऑफ द वेव अलाउ हो जाता है और एक पार्ट का ब्लॉक हो जाता है। फुल वेव में क्या होता है? जो ब्लॉक पार्ट है उसकी डायरेक्शन चेंज होकर वो भी ट्रेवल करना शुरू कर देता है, मतलब पूरी की पूरी वेव ट्रेवल करती है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है कि हाफ ऑफ द वेव की डायरेक्शन हम क्या कर देते हैं? चेंज करके उसको भी पार्ट ऑफ सर्किट बना देते हैं। Conversion of alternating current to direct. हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए कितनी डायोड चाहिए होती है? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए कितनी डायोड चाहिए होती है? एक चाहिए होती है। और फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए 4 डायोड चाहिए होती है ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट बनने। स्पीड नहीं यहाँ तक हो गया सबका? डायोड बना ली। देन नेक्स्ट पे जाएंगे। पर्पस ऑफ कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर क्या करता है अब्दुल्ला? स्मूथिंग करके। अब कैपेसिटर क्यों लगाते हैं? स्मूथिंग के लिए लगाते हैं। स्मूथिंग का मतलब क्या होता है अब्दुल्ला? स्मूथिंग की डेफिनेशन है तो क्या लिखोगे?
वेरी गुड। फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस करते हैं, वोल्टेज को जीरो होने नहीं देते हम लोग। इस प्रोसेस को कहते हैं स्मूथिंग। ये चैट नहीं पढ़ रहा है, बदल के भारी भारी पढ़ रहा हूँ। तो तुम नहीं जो मेरे दबा के सही था मुझे भी मुझे दबा के सही बी हमेशा फाइनल होता है, गुलाब जामुन सेकंड बी फाइनल होता है, यू में ना जब मीठे होता है बीच से नहीं बंद है सिर्फ साफ होता है सब को हमारा सब हो गया यहाँ तक। Part C. The input voltage in figure 6.1 is a square wave. Figure 6.2 shows the variation V in with time t. बेटा वोल्टेज कितना है 12 और कम होकर कितना हो गया 8 हो गया। तो ये हो रही है डिस्चार्जिंग। टाइम कितना लग रहा है डिस्चार्जिंग में 0.01 से लेकर 0.02 तक डिस्चार्जिंग हो रही है। मतलब अगर माइनस कर लें तो 0.01 सेकेंड्स का टाइम है डिस्चार्जिंग का। और इस डिस्चार्जिंग में कितनी कैपेसिटेंट ने एनर्जी स्टोर की हुई थी 0.041। ये कोई ऐसा फॉर्मूला है जो वोल्टेज कैपेसिटेंस और एनर्जी को रिलेट करता हो? क्या फॉर्मूला था? E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन में C अननोन है, जो हमें प्रूव करना है होना चाहिए 570 माइक्रो। सही है। इसमें हर चैप्टर अपलोडेड है, ज्यादा नहीं 15-20 मिनट आधा घंटा चैप्टर खत्म। रूटीन बनाया हो भी जाए तो भी आप क्या करें दोबारा से रिकॉर्डिंग सुने। रिकॉर्डिंग सुनना कॉन्सेप्ट सुनना ये आपका रेगुलर रूटीन का पार्ट होना है। अभी मार्च चल रहा है, टाइम है आपके पास, मार्च अप्रैल हो जाए इतना नहीं। ठीक है, जो हुआ हुआ है उसको रिवाइज भी करना है, ये भी टाइम टेबल का पार्ट बनाए, रिवीजन भी करना है और जो नया पढ़ना है वो भी। बेटा रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला पता है आपको? किस चीज का फॉर्मूला था? डिस्चार्जिंग का था। आपको याद है आई टी का था, आई इज इक्वल टू आई नॉट टी की पावर माइनस 3 अपॉन आर सी। तो ये वी टी के लिए बना रहे हैं तो हम इसकी इक्वेशन को चेंज कर दिया। अब आप मुझे बताएं वी नॉट मैक्सिमम वोल्टेज कितना है 12 और वो कम होकर कितना हो गया था 12 से 8 हो गया था कितने टाइम में? और कैपेसिटेंस पता है? सब कुछ पता है हमें, सिर्फ क्या नहीं पता? आर नहीं पता। इस पूरी इक्वेशन में सब पता है आर के अलावा। बेटा ई हटाने के लिए क्या करते हैं एल एन लगाते हैं। सही है, कर लेंगे नहीं करेंगे? जल्दी से बताएं कि क्या आंसर आ रहा है आप लोगों के पास रेजिस्टेंस का। बाकी कैलकुलेशन खुद करेंगे। है क्या आ रही है रेजिस्टेंस की वैल्यू?
एल एन ई की वैल्यू 1 होती है तो एल एन ई को भूल जाए आप, बाकी तो फिर आप आर निकाल सकते हैं। 43 आ रहे हैं, 43.25 आएगा, राउंड ऑफ किया हमने। हो गया यहाँ तक सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन बताएं आपने। मैं फॉर्मूला याद दिला देता हूँ मैं आप लोगों को। हाँ, B इज इक्वल टू F अपॉन आई एल साइन थीटा। तो हम लिखते हैं कि फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर carrying unit ampere current at 90 degree to the magnetic field, if the force acting and the value of force acting per unit length on the wire is equal to the magnetic flux density. Definitions याद रखेंगे सारी। बेटा क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेज। राइट एंड ग्रिड टूल लगाकर बताएं। शायद अली है। सही है। हर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इंक्रीजिंग सेपरेशन पे होगी। 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है। 2 वायर्स हैं, दोनों में करंट है इनटू द पेज, तो दोनों वायर्स एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी। फोर्स अट्रैक्टिव होगी रिपल्सिव होगी? सेम करंट है तो फोर्स अट्रैक्टिव होती है। सही है। एक्सप्लेन व्हाई द टू वायर्स एक्सर्ट अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच अदर। तो हम यही बताएंगे, दोनों वायर्स में करंट है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड है, पर एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड उसके करंट के साथ, दूसरे के करंट के साथ परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड और करंट 90 डिग्री पर हो तो फोर्स लगती है। तुम्हारे बदले नहीं चार्ज हुआ। ठीक है, अब देखें इसमें वायर एक्स पर पूछ रहे हैं फोर्स की डायरेक्शन, तो हमें पता है कि फोर्स अट्रैक्टिव है, एक्स पर वाई की तरफ होगी। अगर वाई पे पूछते तो टुवर्ड्स एक्स मतलब लेफ्ट पे बनाते। सही है, तो एक्स का पूछा है इसलिए हमने टुवर्ड्स राइट बनाई है। यहाँ तक सबने कर लिया। पार्ट 3 जो है ये बार बार आता है क्वेश्चन के, दोनों वायर्स में करंट अलग अलग है। करंट इन वायर एक्स इज डबल द करंट इन वाई वाई, मतलब करंट अलग है, तो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम होगा डिफरेंट होगा? सेम होता है। कौन सा लॉ है ये? न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि अगर एक वायर दूसरे पे फोर्स लगा रही है और दूसरी पहले पे लगा रही है, भले उसमें करंट डिफरेंट भी क्यों ना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो सेम होगी लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी।
बेटा दोनों वायर्स में करंट पहले था इनटू द पेज, अब दोनों वायर्स में करंट अगर आउट ऑफ द पेज हो जाए, उन्होंने लिखा है डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर्स इज नाउ रिवर्स्ड। तो फिर क्या होगा, फोर्स कैसी होगी, अट्रैक्टिव रिपल्सिव? अट्रैक्टिव ही रहेगी, क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में हो तो फोर्स अट्रैक्टिव ही होती है। अब सेम डायरेक्शन चाहे दोनों की इनटू द पेज हो या दोनों की आउट ऑफ द पेज हो, रिपल्सिव फोर्स कब होगी, जब एक में करंट इनटू द पेज हो। तो उन्होंने अगर एक का रिवर्स किया होता ना, एक वायर का, तो फिर रिपल्सिव हो जाता। ठीक है, इन्होंने कहा है दोनों वायर्स का करंट रिवर्स कर दिया, तो अब है तो करंट अभी भी सेम ही डायरेक्शन में ना, मतलब पहले भी इनटू द, दोनों का इनटू द पेज था, अब दोनों का आउट ऑफ द पेज हो जाएगा। तो फोर्स वायर्स में अगर करंट सेम डायरेक्शन में हो तो फोर्स अट्रैक्टिव होती है। अगर वो दो में से किसी एक का डायरेक्शन को रिवर्स करते तो फिर हम कहते हैं रिपल्सिव, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो डिफरेंट होती, अभी भी फोर्स की डायरेक्शन वही रहेगी जो पहले थी। यहाँ तक हो गया सबका? And next, a polished sheet of magnesium in a vacuum emits electrons when it is illuminated by ultraviolet radiation. State the name of this phenomenon. Photoelectric effect या photoelectric emission भी हो सकता है। इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, ये जो लिखी हुई है, frequency of ultraviolet radiation must be at least 8.8 exponent 14। क्या है ये है FO, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वर्क फंक्शन एनर्जी का फॉर्मूला होता है HFO। क्या फॉर्मूला होता है इसमें, H क्या चीज होती है, H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू डेटा में गिवन होती है, किसी को याद है, 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34, और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 8.8 एक्सपोनेंट 14। वर्क फंक्शन एनर्जी को सिंबल जो है ना वो फाई भी यूज होता है, तो अगर आप ई नहीं लिखेंगे तो आप फाई लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू HFO। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विद अ फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन में और कुछ ली जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो मैं क्या करूं, फोटोन एनर्जी में से माइनस कर दूंगा वर्क फंक्शन। फोटोन एनर्जी आई है 7.293 एक्सपोनेंट माइनस 19, उसमें से वर्क फंक्शन जो हमने पिछले पार्ट में निकाला था ये आ गया बस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आ जाए तो स्पीड कैसे मिली, हाफ mv स्क्वायर से, और उसमें v को सब्जेक्ट बना ले। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है कितना होता है, वो मिलेगा डेटा में से, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, डेटा में दिया होगा, होता है 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31। जो आंसर आएगा v स्क्वायर का, उस आंसर का रूट करेंगे तो हमें स्पीड मिल जाएगी। स्पीड आ रही है 5.7 एक्सपोनेंट। अच्छा सवाल क्या है, क्या फॉर्मूला JS तो डेरिवेशन आ सकती है, जितनी नोट्स में उतनी आ सकती ज्यादा। मेन चीज जो नोट्स में डेरिवेशन जितनी भी की है वो सारी सर्कुलर ग्रेविटेशन के पास
हाँ करनी सिर्फ पहले दो सबकी है, डेरिवेशन हर चैप्टर में ही बस है। सबसे ज्यादा दो चैप्टर कंफ्यूजिंग थी जी एंड डब्ल्यू सी करवाई थी है यहाँ तक हो गया। Then the frequency of the ultraviolet radiation incident on the magnesium sheet is varied between 8 exponent 14 to 11 exponent 14. On figure 8.1, sketch the variation with frequency of maximum kinetic energy of the emitted electrons. Use the space below for any working that you need. बेटा आपको पता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम पर एमिशन नहीं होगी, और जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है। और जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसे ही बनना चाहिए। कितनी एनर्जी की, कितनी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी दी थी हमें? 8.8 एक्सपोनेंट 14। 8.8 एक्सपोनेंट 14 पर, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि इस पर अगर इतनी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की है तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ सरफेस तक आएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन सरफेस तक आएंगे, एमिशन नहीं होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा एमिशन के भी ऐसा है, कुछ बच्चे उसको समझते हैं कि एमिशन का मतलब है कि वो इजेक्ट हो जाएंगे, इजेक्ट नहीं होंगे। एमिशन का मतलब है सरफेस तक आ जाएंगे, उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस खत्म हो चुकी होंगी, ब्रेक फ्री हो चुके होंगे। और अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी दी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स एमिट भी होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बढ़ती जाएगी। इस ग्राफ से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस क्वांटम फिजिक्स के टॉपिकल पास पेपर्स में हमने किए हैं। आपको बताया कि इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट होगा, E इज इक्वल टू एच एफ होता है ना, तो E अपॉन एफ क्या होता है? एच। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट ही रहेगा स्ट्रेट लाइन। इसमें एटॉमिक फिजिक्स भी डाल दिए इन्होंने। लैम्डा equals to 0.693 divided by T half। एटॉमिक फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने हाफ लाइफ का फॉर्मूला पढ़ा था। हाफ लाइफ कितनी दी हुई है? 110 मिनट। और हमें टाइम चाहिए किसमें? सेकंड्स में निकलना है, तो 110 इंटू 60 किया हमने। आंसर आना चाहिए 1.05 एक्सपोनेंट माइनस 4। एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद पार्ट 3 में देखें, डिटरमिन द एक्टिविटी ऑफ 2.1 एक्सपोनेंट माइनस 12 kg ऑफ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का जो मास है ये है 18U। जो भी आपको एटॉमिक मास नंबर दिया होगा, आप उसको, अगर उसका मास निकालना है एटम का, तो आप उसके साथ एटॉमिक मास यूनिट U मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मास ऑफ वन एटम इज़ 18U, नंबर ऑफ एटम्स इन 2.1 एक्सपोनेंट माइनस 12 kg। निकालने के लिए 2.1 एक्सपोनेंट माइनस 12 विल बी डिवाइडेड बाय 18U। U की वैल्यू डेटा में गिवन होती है, विच इज़ 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 27। नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं 7 एक्सपोनेंट 13। एक्टिविटी निकालने के लिए फॉर्मूला है लैम्डा n। लैम्डा होता है 1.05 एक्सपोनेंट माइनस 4, और इसको n से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एक्टिविटी आ जाएगी 7.4 एक्सपोनेंट 9। अच्छा, इसके अलावा भी मोल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है m/mr होता है। सो उसमें मास गिवन जो आपके पास है वो है 2.1 एक्सपोनेंट माइनस 9 ग्राम। ठीक है, ग्राम में लेंगे, किलोग्राम में -12 दिया हुआ था, ग्राम में -9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 18 जो उसका आपके पास mr गिवन है। इससे आपके पास मोल्स आ गए। और मोल का फॉर्मूला एक और होता है n/Na। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालने के लिए मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर से,
तो आपके पास इससे भी वही वैल्यू आएगी विच इज़ 7 एक्सपोनेंट 13। तो एक और तरीके से आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस तरह भी निकाल सकते हैं। मुझे पता चलेगी जब आपको बता दूंगा। अभी तक के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसको ये आंसर होना चाहिए। कुछ नहीं, अगला जो चलो। A small sample of fluorine 18 injected into the body act as a tracer for use in medical imaging. Describe how the interaction of beta positive particle with electron in the body enables the formation of image. तो जो बीटा पॉजिटिव पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, ये बॉडी में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करता है और इस प्रोसेस को कहते हैं एनाइलेशन। फाइनली इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर दो गैमा रे फोटॉन्स बनाते हैं और वो दोनों गैमा रे फोटॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करके कहाँ पहुंच जाते हैं, काउंटर पे सेंटीमीटर में पहुंच जाएंगे। और काउंटर इनके डिफरेंस इन अराइवल टाइम को मेजर करता है, जिससे पॉइंट ऑफ एनाइलेशन मिल जाती है। और अगर उसको लोकेशन या पॉइंट ऑफ एनाइलेशन मिलती जाएगी तो फाइनली पूरा ट्रेस बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो ये उन्होंने पूरा पूछा है आपसे, तो हमने पढ़ा हुआ है, आपने यहाँ लिखना है। एक 110 मिनट्स की हाफ लाइफ का या कम हाफ लाइफ का फ्लोरीन या एफडीजी क्यों यूज किया हमने? कम हाफ लाइफ क्यों जरूरी? ताकि स्कैन के बाद, स्कैन कुछ टाइम में खत्म हो जाएगा, स्कैन के बाद कुछ टाइम के बाद वो रेडिएशन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और आपको पता है रेडिएशन जो है वो सेल आयनाइजिंग रेडिएशन है, सेल को डैमेज करके कैंसर कॉज कर सकती है। तो इसलिए कम हाफ लाइफ होगी, तो जैसे ही स्कैन खत्म होगा रेडिएशन भी खत्म हो जाएगी। आता है, जिससे हमें ये इन्फर करते हैं हम लोग कि जो सोर्सेज हैं यूनिवर्स में वो अर्थ से या एक दूसरे से दूर मूव कर रही है। सही है, इसका मतलब है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है एक दूसरे से मजीद दूर होते जा रहे हैं। और ये हमें आइडिया देता है कि यूनिवर्स का साइज बढ़ता जा रहा है, यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है। जो स्लो रेट पे स्पीड निकालो भी पता चल रहा है। टाइम कैलकुलेशन से पॉइंट आएगा कि एक दूसरे के एक्सेस से निकल जाएंगे, पर बैंड हो रहे हैं। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बता रही है, बस प्रूव किया है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में फोर्स की वैल्यू लॉ में मोशन में क्या फोर्स की इलेक्ट्रिक लॉ में मोशन में नहीं बनता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स से बता लेकिन वीकर हो जाएगा, सही है, फोर्स कमजोर हो जाएगी। फोर्स लगाई नहीं लिमिट्स पे। स्टार तक अगर स्टार अर्थ की फोर्स तक आ रहा है तो अगर सेपरेशन बढ़ती जाएगी फोर्स पे बढ़ जाएगा, नहीं आएगा मिलना Objects are moving. They keep moving. There's no force required. There's no force required affecting the motion. unless gravitational force के अलावा कोई और force act करे तो भी ये हो सकता है कि no force को slow down कर सकता है। अगर let's say मासेस दूसरे मासेस के करीब हो मेरे ग्रेविटेशनल फोर्स के करीब तो आ सकता तो एक मतलब देखिए वो एक दूसरे जैसे अगर वो सेपरेशन बढ़ गया तो एक फोर्स है। एक पीछे दूसरे फील्ड में जा सकती है। एक जगह मैटर एक्सप्लोजन होगी सारे क्या होगा लेकिन तो निकलते ही जाएंगे ना, लेकिन चलते ही रहेगा कोई रुके ना। तो एक किसी और की ग्रेविटेशनल फील्ड में चले गए और एक इधर की मैटर प्लीज प्रोसीड। तो ये पे बात
बेटा याद रखोगे आप लोगों का। अगला देखेंगे पार्ट स्टार्स इन अ डिस्टेंट गैलेक्सी emit radiation, luminosity given है। Emission spectrum of radiation contains a line X at wavelength 658 nanometer. Radiation from the galaxy is observed on Earth. Observed radiation has radiant flux intensity 8.4 to exponent minus 16. In the observed emission spectrum, line X is wavelength 726. ठीक है, तो actual wavelength है 658, observed wavelength है 726 और हमें distance निकालना है। फॉर्मूला याद है आप लोगों को, F is equal to L upon 4 pi d square। d को सब्जेक्ट बनाए, ठीक है, डी स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी, रूट करेंगे तो डी मिलेगा। वेलोसिटी कितनी गिवन थी, 1.9 एक्सपोनेंट 36 अपॉन 4 पाई एफ। रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी वो है 8.42 एक्सपोनेंट माइनस 16। ठीक है, डी स्क्वायर की वैल्यू जो भी आएगी उस वैल्यू का रूट करेंगे तो डी मिलेगा। वो आ रहा है 1.34 एक्सपोनेंट 25। डिस्टेंस आ गया ऑफ द गैलेक्सी फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, देन स्पीड निकालने का फॉर्मूला, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू वी अपॉन एफ, वी अपॉन सी। इसमें v है स्पीड ऑफ द गैलेक्सी, c है स्पीड ऑफ लाइट, डेल्टा लैम्डा डिफरेंस इन वेवलेंथ है और लैम्डा एक्चुअल वेवलेंथ। सही है, ये है एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी और ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमने नोट्स पे किया हुआ है, बस पढ़ ले तो। ये 726 और 658 नैनो में थे, लेकिन ऊपर वाला नैनो और नीचे वाला नैनो कैंसिल हो जाएगा तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कन्वर्ट करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नैनो कैंसिल हो जाएंगे। स्पीड ऑफ गैलेक्सी आ रही है, आप पूछ रहे थे स्पीड कितनी स्पीड है, मतलब जितनी स्पीड लाइट की होती है उससे सिर्फ 10 टाइम्स कम है। 3 एक्सपोनेंट 8 होती है, ये 3.1 एक्सपोनेंट 7 है। V और D अकॉर्डिंग टू हबल्स लॉ, याद है हबल्स लॉ क्या था, recessional speed is directly proportional to distance। V और D प्रोपोर्शनल होते हैं, स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, और इनका ग्रेडियंट क्या आएगा, वो हबल्स कांस्टेंट आएगा क्योंकि हमें पता है V is proportional to D, V is equal to HOD, HO equals to V upon D। मतलब इस ग्राफ का अगर मैं ग्रेडियंट निकाल